आप सभी का न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कच्चा चिट्ठा। आज शो की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसे इजराइल के लिए बैड न्यूज कहा जा रहा है। इजराइल जिन देशों को अपना मददगार मान रहा था, अचानक उन देशों ने एक साथ इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल को लेकर ईरान और सऊदी अरब की सीक्रेट डील हो गई? ये वीडियो लेबनान से आया है। इसे रिकॉर्ड करने वाला इजराइल का ड्रोन है और नीचे भागते हुए लोग हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। गौर से देखिए ये वीडियो। ये दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं ताकि इजराइल के ड्रोन इन्हें देख ना ले, लेकिन होता वही है जो इजराइल का ड्रोन चाहता है। ये उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर का इलाका होला है और यहां पर इजराइल ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब ये वीडियो देखने के बाद क्या हिजबुल्लाह चीफ गुस्से में होगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जश्न मनाएंगे? कौन गुस्सा होगा, कौन खुश, या फिर इसका उल्टा होगा? क्योंकि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल की उम्मीदों के बड़े परखच्चे उड़ा दिए हैं। खबर ऐसी है कि हिजबुल्लाह सेंटर स्टेज पर आ गया है और अरब देशों का बॉस कहा जा रहा है। लेबनान के इस मिलिशिया को जो अरब देश दुश्मन मानते हैं, अचानक वो हसन नसरल्लाह के इर्द गिर्द इकट्ठा होना चाहते हैं। हसन नसरल्लाह अब अरब देशों का बॉस बनकर उभरने लगा है। नसरल्लाह और हिजबुल्लाह को लेकर पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। इसकी वजह है ये खबर। इजराइल से लेकर ईरान और रूस से लेकर तुर्की की मीडिया में यह खबर छा चुकी है। खबर यह है कि 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे देश हैं, उसने हिजबुल्लाह पर अपना रुख बदल दिया है। अरब लीग अब हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। अरब लीग के सहायक महासचिव हुस्सम ज़की ने लेबनान के दौरे पर मिस्र की मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, अरब लीग ने पहले हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन माना था। हिजबुल्लाह से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। अब अरब लीग के सदस्य मानते हैं कि हिजबुल्लाह पर यह नजरिया ठीक नहीं है। अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह को टेरर ग्रुप करार दिया था, लेकिन अब अरब लीग के अंदर हिजबुल्लाह की इमेज बदल गई है। इससे पहले 7 मई को अरब लीग ने सीरिया को भी वापस अपने गुट में शामिल कर लिया था। हिजबुल्लाह और सीरिया दोनों को हमेशा ईरान का पक्का समर्थन रहा है। ऐसे में क्या अरब लीग के फैसले को ईरान के आगे झुकना माना जाए? क्योंकि हिजबुल्लाह कोई देश नहीं, एक मुल्क का मिलिशिया है और उसे लेकर अगर अरब देशों का ज़हन बदला है तो इसके पीछे क्या ईरान की पावर है? क्योंकि पिछले 2 सालों में ईरान ने सभी अरब देशों से अपने रिश्ते सुधारे हैं और अब इसका फायदा हिजबुल्लाह को भी मिलने लगा है। हिजबुल्लाह की पावर का एक और वीडियो देखिए। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने ईरान की दी हुई अल्मास एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और इस मिसाइल ने सीधे जाकर इजराइल की नेमर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा डाला। इस तरह की टक्कर अभी तक कोई अरब देश इजराइल से नहीं ले पाया है, बल्कि गाजा पर बमबारी को लेकर अरब देश अभी तक बैकफुट पर रहे हैं। हालांकि अब हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है, उसने अरब लीग को एक अलग प्रेशर में डाल दिया है। अरब लीग ने अब अपना फैसला बदल दिया है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम गिरने के बावजूद हसन नसरल्लाह बहुत खुश हैं और अरब लीग के एक्शन से बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरब देशों के रुख ने हिजबुल्लाह और इजराइल का मूड बदल दिया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हसन नसरल्लाह ने अभी तक इजराइल के खिलाफ उत्तर में जो मोर्चा खोला हुआ है, उसमें हिजबुल्लाह को लगातार झटके मिले हैं। बहुत कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब लेबनान में हिजबुल्लाह के किसी लड़ाके का जनाजा ना निकले।
واعلموا أنه لن يثنينا أحد في هذا العالم عن القيام بواجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني في مساندة أهلنا المظلومين في غزة. लेबनान में इस वक्त बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये लेबनान के लोग भी जानते हैं और हिजबुल्लाह के समर्थक भी इस बात को समझते हैं। كل ما يصير في تشييع عم نيجي وإن شاء الله بنيجي على طول وإن شاء الله النصر قريبا 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 جدا وما بنخاف كل شيء عم تشوف فدا المقاوم واكيد اسرائيل ما حترعبنا لا حتخوفنا ولا شيء نحن حنطلع وحنرجع على بلدنا ان شاء الله। इजरायल पर हमास के हमले को 9 महीने होने वाले हैं और इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमलों को भी 9 महीने होने वाले हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अटैक किया। 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने भी इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल से युद्ध की बड़ी बातें करता है, लेकिन सच यह है कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ולא קל לתושבי הצפון. יש דבר אחד שאני יכול לומר לכם על זה, וזה שלחיזבאללה וללבנון הרבה יותר קשה. זה קל לדבר מהבונקר ולשאת הצהרות. בסופו של עניין יש שם מעל 450 הרוגים למחבלים. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा, इजरायल और लेबनान का वॉर जोन इस वक्त बहुत एक्टिव है। इजरायल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब डर है कि हिजबुल्लाह 2006 वाले प्लान को दोहराएगा। 2006 में हुई किडनैपिंग के दौरान इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ। 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1000 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजरायल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। वैसे सवाल यह भी है कि क्या इजरायल हसन नसरल्लाह को खत्म करने की तैयारी कर रहा है? इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या हसन नसरल्लाह को किडनैप किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर ने कैसे इजरायल की नाक में दम किया हुआ है, आप उसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। न सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह इजरायल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी धमाके कर रहा है। अब उसका प्लान इजरायली सैनिकों को किडनैप करना है, लेकिन इजरायल को कम आंकना गलती होगी। गाजा में लड़ाई के साथ क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजरायल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजरायल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 9 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजरायल की बमबारी में खंडहर बनती जा रही है, तो उत्तर में इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। हसन नसरल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 सालों से नसरल्लाह बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजरायल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है। इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है।
हसन नसरल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षाकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन हसन नसरल्ला को अगर इजराइल टारगेट बनाने में कामयाब रहा तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध में धकेल सकती है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान जा चुकी है और ईरान को महसूस होने लगा कि लेबनान में इजराइल के इरादे खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं। वहीं गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे सकते में ला दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इजराइल इस वक्त कटघरे में है। वहीं नेतन्याहू अपनी जनता के बीच भी बुरी तरह घिर चुके हैं। नेतन्याहू के सिरदर्द की बड़ी वजह हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा ये तस्वीरें हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब यरूशलेम में भी पब्लिक सड़क पर उतरने लगी है। ये लोग नेतन्याहू के यरूशलेम वाले घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि इजराइल में नेतन्याहू को प्राइम नहीं क्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है। ये पब्लिक नेतन्याहू से इतनी गुस्सा है कि अब वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। नेतन्याहू की तस्वीर वाले इस पोस्टर पर लिखा है, नेतन्याहू को बर्खास्त करो। इजराइल में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमास के खिलाफ लड़ाई में नेतन्याहू फेल है और अब बंधकों की रिहाई के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही। मंच पर चिल्ला चिल्ला कर नेतन्याहू की सरकार को गिराने की मांग हो रही है। לא תהיה עסקה ולא תהיה תקומה עד ששלטון נתניהו ייפול. כשהוא ייפול, אנחנו נקום. We think that he has to make a bigger effort in bringing back the hostages. We want to talk him down because he is a major corrupted person. He lies and thieves the country and the people. He doesn't do the job. He wants to continue the war endless. So we think he's a jerk and he has to go home. And we are demonstrating against him. इस वक्त 120 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं और 9 महीने के युद्ध के बाद भी इजरायल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। सीज फायर के लिए नेतन्याहू पर प्रेशर तो है, लेकिन वो इस दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल के लोगों का कहना है कि हमास जब सीज फायर के लिए राजी है तो नेतन्याहू क्यों अपने लोगों को रिहा कराने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। हिजबुल्लाह अरब वर्ल्ड का नक्शा बदलने पर तुला है तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन कोरियाई प्रायद्वीप की तस्वीर बदल देना चाहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह और किम दोनों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका। इस वक्त कोरियाई प्रायद्वीप के जैसे हालात हैं उसे देखकर लगता है कि अमेरिका को एक और युद्ध में कूदना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ने तीसरे युद्ध का डबल सिग्नल दे दिया है। उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 2 मिसाइल एक साथ हुई लॉन्च। किम जोंग के निशाने पर कौन है? क्या ये मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध का पहला सिग्नल है? उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बारूदी सनक ने अमेरिका को डरा दिया है। अमेरिका बहुत ज्यादा घबरा गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। किम जोंग उन ने एक बार फिर एक नहीं दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया ने बताया है कि दोनों कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। पहली मिसाइल 600 किलोमीटर दूर जाकर गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल करीब 120 किलोमीटर दूर जाकर फटी। उत्तर कोरिया की मिसाइल फायर से एक बार फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनातनी बढ़ गई है।
उत्तर कोरिया ने मिसाइलों को उस वक्त लॉन्च किया है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने वॉर एक्सरसाइज की है। उत्तर कोरिया ने बहुत साफ शब्दों में धमकी भरे अंदाज में कहा था कि वो आक्रामक और जबरदस्त प्रतिक्रिया देगा। दावा किया जा रहा है कि पहली मिसाइल तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी मिसाइल रास्ते में ही फट गई। मिसाइल कहां गिरी इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि मिसाइलों को उत्तर कोरिया के जंगयोन शहर से 10 मिनट के अंतराल पर लॉन्च किया गया था। 2차 발사한 북한의 미사일은 초기 단계에서 비정상적으로 비행했을 가능성이 있습니다. 비정상 비행 중 폭발하였다면 잔해가 내륙에 떨어졌을 가능성도 있습니다. दुनिया का यह हिस्सा कोरियाई प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ तनाव काफी बढ़ चुका है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक चिंगारी विनाशक तबाही ला सकती है। दक्षिण कोरिया के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से की गई उकसावे वाली हर तरह की कार्रवाई का अमेरिकी सेना के साथ मिलकर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। किम जोंग ने यह मिसाइल ऐसे वक्त में दागी है जब अभी दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का संयुक्त अभ्यास फ्रीडम एज हाल में ही खत्म हुआ है। इस एक्सरसाइज के लिए अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट ने दक्षिण कोरियाई बंदरगाह बुसान में लंगर डाला था। 北朝鮮がミサイルを発射した後の韓国の発表については承知をしており、ミサイル警戒データのリアルタイム共有等を含め、日米韓3カ国で緊密に連携し、対応に万全を期しているところであります。現時点で断定的な評価を行うことは差し控えますが、いずれにしても我が国の領域や排他的経済水域へのミサイルの飛来は確認されておらず、また関係機関からの被害報告等の情報は確認されております。इस बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में F-22 फाइटर जेट भेजे हैं। अमेरिका से भेजे गए कई फाइटर जेट सियोल के पास तैनात किए गए हैं। ये अमेरिका के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका ने साउथ कोरिया में सैन्य तैनाती कर दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। किम जोंग उन के दुश्मन पूछ रहे हैं कि क्या उनके कंधे पर पुतिन का हाथ है, और यही वजह है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी लाल आंख दिखा रहे हैं। पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे। पुतिन ने तब व्यापक रणनीतिक साझेदारी वाले एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में ये वादा भी शामिल है कि अगर इनमें से एक भी देश पर हमला होता है तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। 24 सालों बाद पुतिन की ये उत्तर कोरिया की यात्रा थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने मॉस्को को प्योंगयांग के करीब ला दिया है, क्योंकि पश्चिमी ताकतों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देश उत्तर कोरिया पर पहले से ही रूस को हथियार बेचने का आरोप लगाते रहे हैं। इनका दावा है कि उत्तर कोरिया की बदौलत ही रूस इतने लंबे वक्त से यूक्रेन में टिका हुआ है। अमेरिकी मीडिया लगातार इस बात पर बवंडर मचा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों का बड़ा सप्लायर बन चुका है। पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा था कि उत्तर कोरिया के गोला बारूद और मिसाइलों के साथ साथ ईरान के ड्रोन रूस की नई वॉर ऑक्सीजन बन गए हैं। यूक्रेन की जंग में रूस को वापसी करने का मौका दे रहे हैं, और अब उत्तर कोरिया के इस ताजा मिसाइल टेस्ट ने फिक्र की नई लकीरें खींच दी हैं। अब ये समझिए कि अगर नॉर्थ कोरिया का फ्रंट खुलता है तो अमेरिका कितने फ्रंट पर युद्ध में शामिल होगा। यूक्रेन में अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा है, इजरायल में हमास के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, ताइवान में चीन के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, लाल सागर में यमन के चैलेंज के सामने अमेरिका खड़ा है, और अब अगर उत्तर कोरिया का फ्रंट खुला तो अमेरिका को भी यहां खड़ा होना होगा।
अमेरिका ने फिलहाल अपने F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट को दक्षिण कोरिया में तैनात कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? हालांकि सियोल में अमेरिका की तरफ से कितने फाइटर जेट तैनात किए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। F-22 अमेरिका का बेहद ही शक्तिशाली फाइटर जेट है। 80 के दशक में तैयार किया गया अमेरिका का F-22 फाइटर स्टेल्थ जेट आज भी दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो स्टेल्थ तकनीक से बना है और ये रडार के नजर पर नहीं आता। इस पर AIM-260 BVR मिसाइल लोड होने के बाद तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर विमान में जो मिसाइल लोड की है वो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। F-22 इसलिए बहुत खास माना जाता है कि अमेरिका ने जब ये विमान बनाया तो उसने इसे अपनी एयरफोर्स को लैस करने के अलावा किसी और देश को नहीं बेचा, यानी उसके दुश्मनों के पास इस विमान के बारे में बहुत कम जानकारी है। अमेरिका के पास 180 से ज्यादा F-22 विमान हैं और करीब 36 साल भी ये विमान अमेरिका की एयरफोर्स का सबसे खास जेट फाइटर बना हुआ है। ये यूरोप में भी तैनात है, जापान में भी तैनात रहता है और इस वक्त उत्तर कोरिया के लिए ये जहाज बड़ा चैलेंज बनकर आ चुका है। यूक्रेन ने सेना की कमी को पूरा करने के लिए नई रणनीति तैयार की है, तो रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नया प्लान तैयार किया है। दोनों ओर से एक दूसरे पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों में रूस का पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की के लाख चाहने के बावजूद यूक्रेन की सेना पुतिन की नई मोटरसाइकिल फौज को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही है। राजधानी कीव दहल गई, खार्किव में मच गई भगदड़, डोनेस्क में मच गई मारकाट, विल्नियांस्क में हुई 7 लोगों की मौत। पुतिन की फौज हर दूसरे मिनट यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। सेना के शिविर हों या आम आदमी के घर, मिसाइलें दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर रही। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और शहरों में आम आदमी। यूक्रेन में शहर दर शहर रात भर सायरन का शोर गूंज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक जगह अलर्ट जारी करती हैं तो पुतिन की सेना दूसरी जगह हमला कर देती है। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने मुसीबत है कि देश की रक्षा कहां-कहां करें। पूरा देश पुतिन के क्रोध से खौल रहा है। यह पूर्वी यूक्रेन का तोरेत्स्क क्षेत्र है। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ब्लर हैं, यानी साफ नहीं देखा जा सकता, वो उन लोगों के शव हैं जो रूस के हमले में जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन की फौज लोगों का हाल जानने निकली तो उसे ऐसी कई लाशें रास्ते पर पड़ी मिली। Ситуация, и так как мы 3 дня вообще не могли вот это эвакуироваться, еще нам вчера прилет разбило полностью наш дом, там очень сильно, там ни стенок не осталось, вообще все вот так вот, поэтому все на стрессе, на эмоциях, в слезах, очень страшно. हालात भयावह हैं। लोग सारी रात आंखों में काटने के लिए मजबूर हैं। रूस का कब कौन सा गोला उनके अपनों की जिंदगी उड़ा ले जाएगा, दिलों में दहशत भरी है। पुलिस यूनिट के एक अफसर से सुनिए मंजर कैसा है। Був потужний обстріл з кабів в полі артилерії. Постійно працюють епівідрони, міномети, каби. Дуже небезпечна та напружена ситуація. 30 जून की आधी रात रूस की फौज ने राजधानी कीव में मिसाइलें दागी। इस मिसाइल ने एक अपार्टमेंट को मलबे में तब्दील कर दिया। कीव पुतिन के टॉप टारगेट पर है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों के मुकाबले कीव पर रूस हमले करता रहा है।
हालांकि इस हमले में किसी के भी मारे जाने की अब तक कोई खबर नहीं है। रूस ने खार्किव पर गाइडेड बम से हमला किया है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पिछले एक हफ्ते में 800 गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है। विश्व बिरादरी हमें जितनी जल्दी मदद करेगी, हम उतनी ही तैयारी के साथ रूस के हमलों का जवाब दे पाएंगे। हम रूस की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सबक सिखा पाएंगे। हम उतनी ही जल्दी शांति स्थापित कर पाएंगे। ज़ेलेंस्की के पास अपील के अलावा बहुत सारे विकल्प नहीं बचे हैं। शांति की जो अपील ज़ेलेंस्की कर रहे हैं उसमें यह शामिल है कि नाटो ताकतें जो हथियार उन्हें सप्लाई कर रही हैं उनमें तेजी लाई जाए और उसकी तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि ज़ेलेंस्की के लिए जंग दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हालांकि यह तथ्य है कि जहां जंग के शुरुआती दौर में सिर्फ रूस ही यूक्रेन पर अटैक करता था और यूक्रेन सिर्फ काउंटर अटैक करता था, अब यूक्रेन रूस में घुसकर भी हमले कर रहा है और रूस के हथियारों को तेजी से नष्ट करने में भी कामयाब हो रहा है। युद्ध क्षेत्र का भयानक वीडियो, रूस के रॉकेट के परखच्चे उड़े। रूस यूक्रेन वॉर से एक भयानक वीडियो सामने आया है। एक यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन ने जिस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया उसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम घुसरते हुए दिखता है। तभी यूक्रेनी ड्रोन एफपीवी उसका पीछा करता है। इसके बाद वो रूसी MRL सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है और चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगता है। इस हमले में गाड़ी में सवार रूसी सैनिकों की भी मौत हो गई। यूक्रेन के जिस ड्रोन ने इस हमले को अंजाम दिया है उसका नाम FPV ड्रोन है। वहीं इस ड्रोन ने रूस के BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त किया है। यहां आपको BM-21 ग्रैड को जरूर जानना चाहिए। क्या है BM-21 ग्रैड? BM-21 ग्रैड रूस का एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे रूस के घातक हथियारों में से एक माना जाता है। गाड़ी पर फिट ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ऑटोमेटिक है और पल भर में रॉकेट की बौछार कर देता है, जिससे दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। BM का मतलब बो, ये ववा, माशीना और ग्रैड का अर्थ होता है ओला। इस पूरे सिस्टम को ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। यूक्रेन के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस सच के बावजूद कि ज़ेलेंस्की हथियारों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। सैनिकों की तो कमी पूरी करने के लिए ज़ेलेंस्की ने कैदियों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वही कैदी हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। इन कैदियों की पहले जांच हो रही है और फिर इन्हें हल्की फुल्की ट्रेनिंग देकर मोर्चे पर भेज दिया जाएगा। यूक्रेन में अब तक ऐसे 3000 कैदियों को रिहा कर मिलिट्री यूनिट में शामिल किया जा चुका है। यूक्रेन के कानून मंत्री के मुताबिक यूक्रेन करीब 27,000 कैदियों को सेना में शामिल कर सकता है। अपने देश यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए जेल से छोड़े जा रहे कैदियों को जेल प्रशासन क्या समझा रहा है, आप भी सुनिए। Головне це бажання, бо ви йдете захищати батьківщину, там на 50% не вийде, там треба на всі 100, навіть на 150. Якщо кожен буде викладуватись на повну катушку, то, соответственно, і мета буде достигнута, і задачі будуть виконані. यूक्रेन के कैदी देश के लिए लड़ेंगे और इसकी मौत जान भी हो सकती है, लेकिन कैदियों का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि देश के लिए कुछ भी करेगा। Які хочуть це робити, це я думаю, що це гарна ідея. Не всі тут знаходяться, як вам сказати, такі злочинці, як думають на волі люди. Тут є такі ж хлопці, які просто ступилися. І у них є бажання, велике бажання захищати свою державу, чому б не дати. सैनिकों की संख्या में कमी को देखते हुए पुतिन ने भी रूस में कैदियों को रिहा कर उन्हें सेना में शामिल किया था। ज़ेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। 2 साल 8 महीने की लड़ाई का नतीजा यही है, लेकिन यह सिर्फ सेना की संख्या है। यूक्रेन में यार रूस के आम आदमी कितने मारे गए हैं, इसका कोई भी सटीक आंकड़ा या रिकॉर्ड दुनिया की किसी भी एजेंसी के पास मुकम्मल तौर पर नहीं है।
इस बीच खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन को मात देने के लिए नई रणनीति अपनाई है। बैटलफील्ड में अब तक ऐसी रणनीति किसी भी देश ने नहीं अपनाई थी। मोर्चे पर पुतिन की मोटरसाइकिल सेना। रूस अपने सैनिकों को अब बाइक से भी युद्ध के मैदान में भेज रहा है। ये फौजी दुश्मन पर हमला करते हैं और बिजली की रफ्तार से वापस चले जाते हैं। सीमा रेखा के आसपास इस तरह के बाइक अटैक काफी बढ़ गए। यूक्रेन के लेफ्टिनेंट मिखाइलो हुबुत्स्की ने रूसी मोटरसाइकिल हमले के बारे में कहा। वो तेजी से आगे बढ़े, फैल गए और मुड़ गए। मोटरसाइकिल, डॉट बाइक, क्वाड्रीसाइकिल और ड्यून बग्गी पर सवार होकर रूसी सैनिक अब लगातार हमले कर रहे हैं। वो मोर्चे में कुछ इलाकों में होने वाले सभी हमलों से लगभग आधे के लिए जिम्मेदार हैं। सवाल उठता है कि पुतिन को मोटरसाइकिल वाली सेना उतारने का आइडिया कहां से आया? इसका जवाब बहुत तर्कपूर्ण दिखता है। रूस ने यह नई रणनीति भारी मात्रा में बारूदी सुरंगों से भरे लगातार निगरानी वाले युद्ध क्षेत्र के लिए अपनाई है। टोही ड्रोनों की मौजूदगी बख्तरबंद वाहन को आसान टारगेट बना देती है, लेकिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों और बग्गियों को तोपखाने से निशाना बनाना मुश्किल है। वो उन बारूदी सुरंगों से बचने के लिए मुड़ सकते हैं जिन्हें बख्तरबंद वाहन ऑपरेटर शायद नहीं देख पाए। सस्ती, डिस्पोजेबल डर्ट बाइक और बग्गियों का उपयोग रूसी बख्तरबंद वाहनों को बर्बाद होने से बचाने में भी मदद करता है। हालांकि बाइक का नुकसान भी है कि ये रूसी सैनिकों को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करती है, जो खाइयों के पास पहुंचने पर मशीन गन की बौछारों के संपर्क में आते हैं। बख्तरबंद वाहनों का स्टॉक खत्म हो रहा है, इसलिए रूसी सेना अपने सैनिकों को सस्ती मोटरसाइकिलों पर युद्ध में भेज रही है। जो भी हो, ज़ेलेंस्की के लिए ये एक नई मुसीबत है।